अच्छा जी। बेटा आज हमारे मैक्रो की फर्स्ट क्लास है। और मैक्रो बड़ा मजेदार आपका एक यूनिट है, बहुत अच्छा यूनिट है। और काफी ज्यादा आपको मजा आएगा, मैक्रो में बहुत ज्यादा डिटेल है। और आपका ना दिमाग खोल देगी मैक्रो। जो बेटा हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टार्टिंग का, हम लोग इन्फ्लेशन से स्टार्ट करेंगे। अब इन्फ्लेशन का पूरा एक ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें हम लोगों ने इन्फ्लेशन में कवर अप करनी है। हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन आएंगे, हमारे पास कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन आएंगी। अफेक्ट्स का मतलब कि अफेक्ट्स, बुराइयां क्या क्या आती हैं इन्फ्लेशन से, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों क्यों इन्फ्लेशन आती है, किस वजह से इन्फ्लेशन आती है। इन्फ्लेशन क्या है, यानी कि प्राइसेस बढ़ना क्या है और प्राइसेस का कम होना क्या है। किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। और रिटेल प्राइस इंडेक्स के इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है। ये सारी चीजें बेटा आप लोगों ने अपने इस इन्फ्लेशन के कोर्स में पढ़नी है। अच्छा बेटा, पहले बेसिक फर्क देख लेते हैं बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे बात करते हैं। हर बंदा जब अपनी इंडिविजुअल कहानी लेके चल रहा होता है उसे माइक्रो कहते हैं। जब हम लोग सोसाइटी एज अ होल की बात करते हैं, जब हम लोग सोसाइटी एज अ होल की बात करते हैं, वो आता है बेटा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। सही। अच्छा, एक टर्म है जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड ऑफ इकोनॉमी। सही है, टोटल डिमांड ऑफ इकोनॉमी। और इसके अंदर डिफरेंट चीजें आती हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। बच्चों को अक्सर ये फॉर्मूला याद नहीं होता, तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, उससे आपने याद रखना है। बेटा आप ये स्टेटमेंट याद रखो, चार्ली, इसको लिख भी लेना अपने पास। चार्ली इंडिया गया एक्सपो में। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद भी कर लो। चार्ली इंडिया गया एक्सपो में। चार्ली का आपने सी निकाला, इंडिया का आपने आई निकाला, गया का आपने जी निकाला, एक्सपो का आपने एक्स निकाला और मे का आपने एम निकाला। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास बेटा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। चार्ली इंडिया गया एक्सपो में, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब सवाल ये है कि सर ये जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या कहते हैं, हमें ये क्या बताते हैं। आओ जरा इन सबके बारे में डिस्कशन करते हैं। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला आपके पास है। सर सी क्या होता है बेटा, सी का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी का मतलब क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा, बीइंग अ कंज्यूमर, मैंने जितना पैसा मुल्क में स्पेंड किया, मैंने सामान ले लिया, मैंने कुछ दवाई ले ली, कुछ भी कर लिया, वो सब किस में आएगा, कंजम्पशन में, कंज्यूमर की तरफ से आता है। आय क्या होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट को आप हमेशा लिंक करेंगे बेटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ। आप अपने मुल्क में मशीन ले आए, आप अपने मुल्क में इंडस्ट्री सेट कर ली है, आप कुछ भी ले आए जो कैपिटल के साथ लिंक हो रहा है, वो सब किस में आएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने रोड बनाया, स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, कुछ भी कर दिया, गवर्नमेंट का खर्चा जब आता है तो वो कहलाया जाता है जी, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहां पे आओ जरा, ये फॉर्मूला आपके सामने है। सर ये एक्स क्या है, ये बेटा जो एक्स है ना, ये आपका होता है एक्सपोर्ट रेवेन्यू। सर एक्सपोर्ट रेवेन्यू का मतलब बेटा, एक्सपोर्ट क्या होता है, जो आप सामान किसी दूसरी कंट्री में बेचते हो। ठीक है, आपने अपना माल दूसरी कंट्री में बेचा, वो एक्सपोर्ट होता है। उससे मिलने वाला जो पैसा है वो एक्स कहलाया जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू। सर एम क्या होता है बेटा, आप जब दूसरी कंट्री से सामान मंगवाते हैं उसे कहते हैं इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट फ्री में तो नहीं होता, आप उसके लिए पैसे पे करते हैं। जब आप पैसे पे करेंगे तो वो बेटा पूरी टर्मिनोलॉजी क्या कहलाई जाएगी, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। अब हम इसको माइनस क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए माइनस कर रहे हैं हम इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ वो पैसा चाहिए जो हमारे मुल्क के अंदर है, बाहर जाने वाले पैसे को हम लोग नेट ऑफ कर देंगे। यहां तक कोई मसले वाली बात बेटा किसी को भी, सारी बातें क्लियर जा रही हैं। चलो गुड है।
वेरी गुड। अच्छा, अब एक और टर्म की हमने डिस्कशन करनी है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। यहाँ पे आइएगा बेटा, एक टर्म है जिसका नाम होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में आप लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ बेसिक्स ही आपको बात बता रहा हूँ, बेसिक्स ही कहानी बता रहा हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है बेटा? बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम लोग ये चीज देखते हैं कि हमारे मुल्क में बाहर से कितना पैसा आया थ्रू एक्सपोर्ट्स, माइनस हमारे मुल्क से बाहर कितना पैसा गया थ्रू इंपोर्ट्स। सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? एक्सपोर्ट रेवेन्यू, यानी कि एक्सपोर्ट से मिलने वाला पैसा लेस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट में जाने वाला पैसा। ठीक है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कितना पैसा मुल्क में आया, कितना पैसा मुल्क से बाहर गया, हमने दोनों को नेट ऑफ किया, तो वो क्या कहलाया जाएगा बेटा? कहलाया जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। सही है, अब बात सुनो। अगर मैं कहता हूं कि मुल्क में पैसा ज्यादा आया, एक्सपोर्ट रेवेन्यू ज्यादा है और इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम है, मुल्क में पैसा ज्यादा आया और मुल्क से बाहर कम गया, यानी कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। तो बेटा जब भी एक्सपोर्ट रेवेन्यू ज्यादा होता है, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम होता है, इसे हम लोग कहते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका सरप्लस में है। सरप्लस का मतलब कि वो पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव साइड आपकी ज्यादा है, नेगेटिव साइड आपकी कम है। बट बट अगर आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम है, एक्सपोर्ट से मिलने वाला पैसा कम है और इंपोर्ट में जाने वाला पैसा ज्यादा है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम है और इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर बेटा नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव साइड ज्यादा है। तो इससे हम लोग कहते हैं बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। बट इसको हम लोग डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे, यहां तक कोई मसले वाली बात है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड, शाबाश। एक सेकंड, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास फिलहाल बेसिक सी कहानी चल। अच्छा, हमारा जो आज का सोल फोकस है ना, हम लोगों ने देखना है कि यार इन्फ्लेशन आने से प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट होती है। यहाँ पे आओ जरा। पहले तो बेटा इन्फ्लेशन की डेफिनेशन समझें। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज अ परसिस्टेंट एंड सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि बेटा जब आपके पास आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस बढ़ती हैं, जब आपके पास आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस बढ़ती हैं, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसे नहीं कि रात में सोए सुबह उठने साला प्राइस इतनी बढ़ी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता प्राइस के बढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन इज अ परसिस्टेंट एंड सस्टेन्ड इंक्रीज इन प्राइस लेवल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सही है जी, अब बात सुनो बेटा। जब महंगाई आती है ना, महंगाई आने की वजह से जो खरीदने की इस्तात है, जो खर्चा करने की इस्तात है, वो कम हो जाती है। यानी कि आपके पैसे की परचेजिंग पावर फॉल हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती है। हमारा जो फोकस है ना आज की क्लास में, वो हमें ये समझना है कि यार इन्फ्लेशन आने से अफेक्ट्स क्या क्या आते हैं, इन्फ्लेशन आने से प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। ठीक है, तो बेटा हम लोग जरा बात करेंगे अफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन की। अफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, अब बात सुनो बेटा मेरा, जब हम लोग अफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो हम लोग प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ठीक है, आप लोगों के जब मैंने आंसर्स चेक किए ना, आपके मिड टर्म के और आपके ओवरऑल जो होमवर्क भी आते हैं, आप लोग लैग काफी करते हैं एनालिसिस में। एनालिसिस के अंदर लैग कर गए तो जाहिर सी बात है एवेल्युएशन में भी फंस जाएंगे। आप लोगों का मसला बेटा आता है कि जब आप लोग आंसर लिखते हो, आप लोगों को अब तक कड़ियां जोड़ना नहीं आई, आप लोगों को अब तक चेन बनाना नहीं आई। बेटा आप लोग 3 4 5 महीने हो गए हैं आप लोगों को पढ़ते हुए, आप लोगों को चेन बनाना नहीं आई है, लिंक करना नहीं आया, आंसर को कैसे लिंक करते हैं क्या होता है। बेटा कड़ियां जोड़ना सीखो, कड़ियां जोड़ना सीख गए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, वो आपको मार्क्स देगा। समझे बात को? अब यहाँ पे आओ जरा हम लोग अफेक्ट्स के बारे में बात करें।
पहला इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मैं आप लोगों के सामने चेन बनाऊंगा, पूरी कड़ियां जोड़ूंगा, देखो जरा। भाई लेट से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आ गई, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आ गई। बेटा जब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आएगी तो लॉजिकल सी बात है, पाकिस्तान में प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आएगा? प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है ना, महंगाई आ जाएगी। जब पाकिस्तान में प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्या लोग कंजम्पशन करेंगे, क्या लोग स्पेंडिंग करेंगे? तबीयत नहीं सही हो रही यार। जब पाकिस्तान में प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्या लोग स्पेंडिंग करेंगे? नो। तो बेटा कंजम्पशन, या जो हमारा खर्चा है, हमारी स्पेंडिंग है, वो क्या हो जाएगी? हमारी स्पेंडिंग बेटा गिर जाएगी। जब हमारी स्पेंडिंग गिर रही है इसका मतलब है कि हमारी कंजम्पशन गिर रही है। जब बेटा कंजम्पशन गिरेगी तो उससे टोटल डिमांड ऑफ इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आएगा? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, टोटल डिमांड ऑफ इकोनॉमी कम हो जाएगी। अब बेटा बात सुनो, जब टोटल डिमांड ऑफ इकोनॉमी कम हो रही, मेरा माल ही नहीं बिक रहा, कोई मुझसे सामान ही नहीं खरीद रहा, तो बीइंग अ प्रोड्यूसर क्या मैं प्रोडक्शन करूंगा? नहीं, मैं अपनी प्रोडक्शन को गिरा दूंगा, मैं अपनी प्रोडक्शन कम कर दूंगा। जब बेटा मेरी प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो क्या मैं लेबर को डिमांड करूंगा, क्या मैं लेबर की सर्विसेज हायर करूंगा? नो। डिमांड फॉर लेबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिमांड फॉर लेबर आपकी फॉल हो जाएगी। और जब बेटा मेरा डिमांड फॉर लेबर कम होती है तो उससे पहला मसला आपके मुल्क में क्या आता है महंगाई का? कि आपके मुल्क में बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये बेटा पहला इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन आया आपके पास। अब इसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? आप इसको इस तरह बोलेंगे कि whenever an economy is facing the problem of inflation, whenever an economy is facing the problem of inflation, which means that there is an increase in price level in the economy, consumers will spend less on goods and services because their purchasing power will fall. This will lead to a fall in consumption and will further affect aggregate demand negatively. सही, यहां तक मैंने कहानी बताई। Since there is less demand in economy, there will be less incentive for producer to produce. As a result, overall production in economy will fall. सही है, overall production in economy will fall. Once production falls, demand for labor will fall, which will create a problem of unemployment in the economy. अब ये जो मैंने आपके सामने अंग्रेजी में बताई है बात, वो इसलिए बताई है कि भाई आप लोग लिखना सीख जाएं। अब ये जो आप पूरी जो मेरी भाषा, वो क्या कहते हैं, एक डिबेट थी, जो डिस्कशन थी, आप अगर इसको अंग्रेजी में लिखने जाएंगे तो ये 5 से 6 लाइन का, सिर्फ ये वाली चीज 5 से 6 लाइन का एक हेल्दी पैराग्राफ आप लोगों के लिए बना देगा। ये चीज आप लोग लैग करते हो, ये प्रॉब्लम है आप लोगों में कि आप लोगों को लिखना नहीं आया। समझे बेटा बात को? तो इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है चीजों को। कोई मसले वाली बात यहाँ तक? यहाँ तक कोई मसले वाली बात बेटा? क्लियर है सारी चीजें? शाबाश। चलो फर्दर आगे बात करें, सेकंड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर आओ। बेटा सेकंड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो हमारा है उसको हम लोग लिंक करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के साथ। इंटरनेशनल ट्रेड में दो चीजें आती हैं आपके पास बेटा, आपके पास एक्सपोर्ट्स भी आते हैं और आपके पास इंपोर्ट्स भी आते हैं, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि लेट से ये पेंसिल है, ये पूरी दुनिया में 50 रुपए की है, पूरी दुनिया में 50 रुपए की पेंसिल है, पाकिस्तान में भी 50 रुपए की है। हुआ क्या कि पाकिस्तान में महंगाई आ गई। जब बेटा पाकिस्तान में महंगाई आएगी, इन्फ्लेशन आने की वजह से आपके पास महंगाई आएगी, आपकी प्राइस वगैरह बढ़ेगी, तो पाकिस्तान में इस पेंसिल की प्राइस हो गई है बेटा 70। पाकिस्तान में क्या प्राइस हो गई पेंसिल की? पाकिस्तान में अब बिक रही है 70 रुपए की, और पूरी दुनिया में अभी भी 50 की है, पाकिस्तान में 70 की हो गई। जब बेटा पूरी दुनिया में अभी भी 50 की है और पाकिस्तान में 70 रुपीज की हो गई है, तो क्या दुनिया हमसे ये पेंसिल खरीदेगी? नो। तो बेटा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट रेवेन्यू, एक्सपोर्ट की प्राइस क्या हो रही है? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ रही है। जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी तो लोग हमसे सामान ही नहीं लेंगे, एक्सपोर्ट क्वांटिटी पाकिस्तान की फॉल होगी।
जब कोई हमसे सामान जब कोई हमसे सामान ही नहीं लेगा, तो बेटा हमारे रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू फॉल हो जाएगा। समझे बात? हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिर गया। लेकिन अब सुनो, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में 70 रुपए की है, पूरी दुनिया में अभी भी 50 रुपए की है। तो बेटा इंपोर्ट प्राइस इंपोर्ट प्राइस जो है कंपैरेटिवली वो क्या हो जाएगी मेरे लिए? कम, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी भी कितने की बिक रही है? 50 रुपए की बिक रही है। ठीक है, इंपोर्ट प्राइस कम हो गई, तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी बाहर से ये पेंसिल मंगवाएगा, तो इंपोर्ट क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। और हम लोग जब माल मंगवा रहे हैं तो पेमेंट भी तो करेंगे, तो पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बेटा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे पीछे से देखो, यहां से देखो बेटा, ये वाला पार्ट, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो किस में जाना शुरू हो चुका है? डेफिसिट में जाना शुरू हो चुका है, यानी कि वो अब नेगेटिव हो चुका है। कोई मसले वाली बात बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सारी बातें क्लियर जा रही हैं? वेरी गुड, शाबाश, सही है। चलो गुड हो गया। अब तीसरे इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करते हैं। तीसरा इफेक्ट, बेटा तीसरा इफेक्ट जो हमारा है उसके अंदर आपने एक खिलाड़ी के बारे में समझना है जिसका नाम है फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेक्स का जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, या फॉरेन एक्सचेंज। अब कहानी सुनो जरा क्या हो रही है। बेटा देखो, यहाँ पे आया आपके पास पाकिस्तान, यहाँ पे आ गया आपके पास यूएसए। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान जो है वो यूएस को माल एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, पाकिस्तान यूएस को माल एक्सपोर्ट कर रहा है। आप सुनना जरा, बेटा जब पाकिस्तान यूएसए को माल एक्सपोर्ट करेगा तो लॉजिकल सी बात है यूएसए पाकिस्तान को पेमेंट करेगा। बट द प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तान की करेंसी क्या है? रुपीस। और यूएस की करेंसी क्या है? डॉलर। अज्यूमिंग अज्यूमिंग वैसे तो ऐसा होगा नहीं, बट अज्यूमिंग कि पाकिस्तान कहता है कि नहीं जी, मुझे रुपयों में आप पेमेंट करो, मुझे डॉलर में नहीं चाहिए, मुझे आप रुपीस से पेमेंट करेंगे। तो अब बेटा यूएस की जेब में तो नहीं है ना रुपीस। यूएस जाएगा एक दुकान के पास और उस दुकान का नाम क्या है? फॉरेक्स। यूएस फॉरेक्स जाएगा, फॉरेक्स जाके यूएस जो है वो डॉलर्स देगा और बदले में क्या ले लेगा? रुपीस ले लेगा। यानी कि यूएस जो है वो डॉलर्स की सप्लाई करेगा और बदले में फॉरेक्स से क्या डिमांड करेगा? बदले में फॉरेक्स से रुपीस डिमांड करेगा। ठीक है, अब जब यूएस ने रुपीस ले लिए, अब वो जाएगा पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान को जाके वो क्या कर देगा? पेमेंट कर देगा। ठीक है, ये कहानी चल रही है। और ऐसा होता है कि ये कहानी चलती है भाई कि आप इस तरह पेमेंट कर देते। बट कहानी यहाँ पे ऐसी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान में आ रही है इन्फ्लेशन, महंगाई। तो जब बेटा पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आएगी, मतलब प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स तो फॉल होंगे। जब पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स फॉल होंगे तो क्या कोई भी बंदा पाकिस्तान को पे करने जाएगा? नहीं। जब कोई पे ही नहीं करने जाएगा तो क्या मैं फॉरेक्स जाके पाकिस्तानी रुपीस की डिमांड करूंगा? नो। तो बेटा डिमांड फॉर करेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिमांड फॉर करेंसी आपकी फॉल हो जाएगी। और जब डिमांड फॉर करेंसी आपकी गिरती है तो उसकी वजह से बेटा करेंसी की वैल्यू गिरती है, जैसे हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो ये बेटा आपके पास आ गया है आपका तीसरा इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। कोई मसला? कोई मसला? सुबहान, यहां तक कहानी क्लियर है? ये वाली ये वाली कहानी क्लियर है? सही है। बेटा मेरी बात सुनो, आपकी करेंसी है रुपीस, मेरी करेंसी है डॉलर। ठीक है ना?
मैं आपसे सामान लेता हूं तो आपको रुपीज में पे करता हूँ, और रुपीज मुझे कहाँ से मिलते हैं? फॉरेक्स से। अगर आप मुझे महंगा सामान बेचेंगे तो क्या मैं आपसे सामान लूंगा? नहीं लूंगा। जब मैं आपसे सामान ही नहीं लूंगा, क्या मैं आपको पे करूंगा? नहीं करूंगा। जब मैं आपको पे ही नहीं कर रहा, क्या मैं यहां जाके आपकी करेंसी डिमांड करूंगा? नहीं करूंगा। तो डिमांड फॉर करेंसी इससे फॉल हो जाएगी। जब लोग आपकी करेंसी ही नहीं खरीद रहे तो जाहिर सी बात है आपकी करेंसी की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी? फॉल होना शुरू हो जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। समझते हैं बात को आप? तो बेटा ये तीन जो आपने अफेक्ट्स पढ़े हैं ना, ये तीन आपके मोटे मोटे अफेक्ट्स हैं। ये मोटे मोटे अफेक्ट्स हैं जो होने ही होने हैं, और इनके बारे में आप एक बहुत लंबी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। आप एक लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन बेटा यहाँ पे लिख के दे सकते हैं एग्जामिनर को। बट इसके अलावा और भी बहुत सारे अफेक्ट्स आगे जाके अभी हम लोग पढ़ेंगे। उस पर जाने से पहले बेटा यहाँ पे आए जरा। रियल इनकम। रियल इनकम के ऊपर आए। दैट्स वाई द वैल्यू, जी बिल्कुल ऐसा ही है। रियल इनकम के ऊपर आए बेटा। एक बात याद रख लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर किसी भी चीज के साथ रियल लिखा हुआ है, रियल का मतलब होता है कि हमने इसके अंदर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट माइनस कर दिया, हमने इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके लिखा हुआ है। तो रियल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल इनकम परसेंटेज माइनस इन्फ्लेशन परसेंटेज। सर क्या मतलब है इसका? इन्फ्लेशन तो आपको पता है कि जो भी महंगाई आ रही है। नॉमिनल इनकम परसेंटेज का मतलब क्या है? नॉमिनल इनकम का मतलब जो आपकी करंट इनकम है, जो आप अभी महीने के पैसे कमाते हो, जब आप इसमें से अपनी महंगाई का इम्पैक्ट माइनस कर देंगे तो वो क्या कहलाई जाएगी? वो कहलाई जाएगी रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब आपके पैसों की औकात, आपके पैसों की परचेजिंग पावर, असल में आपके पास क्या औकात चल रही है पैसों की, वो रियल इनकम होती है। समझे बात? फॉर एग्जाम्पल, अलीजा मेरे पास जॉब करती है। बेटा रियल का मतलब है कि आपने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट माइनस कर दिया है। असल में आपके पैसों की कितनी औकात है? मैं 1,000 रुपए से कितना सामान खरीद सकता हूँ, वो उसकी औकात। ठीक है, मेरे पास 1,000 रुपए हैं, वो नॉमिनल इनकम है। मैं 1,000 रुपए से कितना सामान खरीद सकता हूँ, क्या मैं पहले कितना खरीद सकता था, अब कितना खरीद पा रहा हूँ, वो क्या है? रियल इनकम। समझे? पहले आप 1,000 रुपए से 10 चॉकलेट खरीद सकती थी, अब आप 1,000 रुपए से खाली 5 चॉकलेट खरीद सकती है तो 1,000 रुपए ही, है तो 1,000 रुपए ही, बट उनकी औकात क्या हो चुकी है? फॉल हो चुकी है। समझ गई ये बात को? मिनाहिल क्लियर है? अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अलीजे मेरे पास जॉब करती है। अलीजे मेरे पास आई, मुझे कहा सर महंगाई बहुत हो गई है, प्लीज जरा सैलरी बढ़ा दे। ठीक है, मैंने अलीजे की जो मंथली इनकम है, यानी कि जो नॉमिनल इनकम है, वो 10% से बढ़ा दी, 10% से मैंने बढ़ा दी। मुल्क में महंगाई आ रही है 5% से। मुल्क में महंगाई कितने से आ रही है बेटा? 5% से आ रही है। इनकम 10% से बढ़ी, महंगाई 5% से आ रही है। बेटा नेट में मिनाहे एलिजे को कितना फायदा हुआ? नेट में एलिजे को 5% से फायदा हुआ है, यानी कि असल में जो इसकी इनकम बढ़ी है ना, रियल में जो इसकी इनकम बढ़ी है वो 5% से बढ़ी। औकात पैसों की परचेजिंग पावर 5% से बढ़ी। ठीक है, ये तो इसकी मंथली इनकम थी। सही है। बट अगर अलीजे मेरे पास आती है, मैं अलीजे की इनकम 10% से बढ़ाता हूँ, बट मुल्क में महंगाई 15% से आ रही है। अलीजे की इनकम 10% से बढ़ रही है, बट मुल्क में महंगाई 15% से आ रही है। तो बेटा मेरा यहाँ पर नेट में अलीजे को नुकसान हो रहा है। 5% से उसकी परचेजिंग पावर या खरीदने की इस्तात जो है वो फॉल हो रही है। इसे कहते हैं रियल इनकम, के असल मायनों में आपकी इनकम का बढ़ना। समझते हैं बात को? कोई मसले वाली बात बेटा? अब इसी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं रियल इंटरेस्ट रेट पे, रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? बेटा रियल इंटरेस्ट रेट भी सेम वही चीज है। रियल का मतलब आ गया तो मतलब इन्फ्लेशन से हमने एडजस्ट कर दिया भाई। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मिनाहिल है। अच्छा, अब मिनाहिल का क्या सीन चल रहा है भाई? मिनाहिल की एक बैंक में गई, बैंक अलाबी में गई फॉर एग्जांपल।
बैंक अल हबीब के मैनेजर ने मिनाहिल से कहा कि मैडम, अगर आप मेरे बैंक में पैसे सेव करती हैं, मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा। 10% इंटरेस्ट इनकम यानी कि सूद दूंगा। मिनाहिल ने चेक किया कि मुल्क में महंगाई 5% से आ रही है। अब महंगाई 5% से आ रही है, इंटरेस्ट मिनाहिल को 10% का मिल रहा है, तो बेटा मिनाहिल को कितने का फायदा हो रहा है? 5% का। मिनाहिल को कितने का फायदा हो रहा है? 5% का फायदा हो रहा है। तो एट दिस स्टेज मिनाहिल को पैसे सेव कर लेने चाहिए। बट अगर बैंक आपको 10% का रेट दे रहा है और महंगाई 15% से आ रही है, तो 5% का घाटा हो रहा है ना, मिनाहिल को नुकसान हो रहा है। तो 5% से रियल इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहा है। इस पॉइंट में मिनाहिल को सेव नहीं करना चाहिए। समझ गए बात को? अब जरा फर्दर इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे एक केस आ रहा है पेंशन अर्नर्स का। बेटा पेंशन अर्नर्स वो रिटायर्ड बाबे होते हैं जो कि बस अब बोनस की जिंदगी जी रहे हैं। कभी भी उनको मलकुल मौत की तरफ से मिस कॉल आ सकती है, और क्या पता कॉल कभी ना कभी लग भी जाए। तो ये वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी जी चुके होते हैं, 65-70 साल के होते हैं, बस अब पेंशन पे जी रहे होते हैं। व्हाट इज पेंशन? जो उनको मंथली बेसिस पे इनकम मिल रही होती है, जहां पर भी वो काम करते थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए बड़ा कॉमन है, पेंशन सबको मिलती है। अच्छा, अब देखो पेंशन क्या है? फिक्स है। वो महीने की आपको एक फिक्स अमाउंट मिलती रहेगी। अब अमाउंट आपकी ये रही 50,000 रुपए। महंगाई आपकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो बेटा आपकी खरीदने की इस्तेताब तो कम होती रहेगी ना। एक बाबा था, वो अपनी बुढ़िया को लेके जा रहा है, घूम फिर रहा है, खाने वाने खिला रहा है, आइसक्रीम खिला रहा है, और बड़ा चार्मिंग बुड्ढा था, बहुत चार्मिंग बाबा है। तो जाहिर सी बात है, तोहफे तहाइफ, फूल दे रहा है, बुके दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। अच्छा, अब 50,000 रुपए की इनकम में ये सब हो रहा है। हुआ क्या कि महंगाई आना शुरू हो गई। तो अब बाबा ना खर्चों को कट डाउन करना शुरू करेगा। बुढ़िया को बोलेगा कि यार तुम्हें फूलों की क्या जरूरत है, तुम तो खुद एक फूल जैसी हो। ठीक है, तो वो फूल देना बंद कर देगा। फिर बुढ़िया को कॉफी पिलाना बंद कर देगा। फिर बुढ़िया को आइसक्रीम खिलाना बंद कर देगा। फिर घर की दाल रोटी पे आ जाएगा। यानी कि देखो, आपकी इनकम फिक्स है, बट खर्चा आपका बढ़ता जा रहा है ना। तो यहाँ पे आप फंस गए। तो ये एक पेंशनर के लिए बड़ा प्रॉब्लम आ रही होती है इन्फ्लेशन की वजह से। फिर हमारे पास एक केस आता है लेंडर एंड बोरोवर का। लेंडर बोरोवर का केस हमें क्या कहता है? देखिए, लेंडर वो बंदा होता है जो उधार देता है, और बोरोवर वो बंदा होता है जो उधार लेता है। ठीक है ना? अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलते हैं, सुभान और अनस। सुभान और अनस बड़े अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, अनस को जरा पैसों की जरूरत थी, तो अनस सुभान के पास गया। उसने सुभान को कहा कि यार तुम ना एक थोड़ा सा मुझे मदद करो, मुझे ना 1,000 रुपए उधार दे दो। ठीक है, अभी 2024 चल रहा है। अनस ने कहा कि मैं तुम्हें 2025 में तुम्हारे सारे के सारे पैसे वापस कर दूं। अब यहाँ पे देखो दो केसेस। पहला केस यहाँ पे ये है कि सुभान और अनस क्योंकि दोस्त है, तो सुभान ने कहा कि चलो तुम ले लो, मुझे अगले साल दे देना, कोई टेंशन नहीं है, मुझे सूद नहीं चाहिए, 1,000 रुपए लिए 1,000 ही दे देना। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे क्या होता है कि सुभान अनस से कहे कि यार मैं ना तुमसे 10% इंटरेस्ट लूंगा। यानी कि तुम 1,000 रुपए मुझसे ले रहे हो, वापस तुम मुझे 1,100 रुपए करोगे। ठीक है, वापस आपने मुझे 1,100 रुपए कर वापस आपने मुझे 1,100 रुपए करने, 1,000 रुपए आप ले लो, 10% इंटरेस्ट लूंगा, वापस आपने 1,100 रुपए करने। एक अच्छे बोरोवर की तरह अनस ने सुभान से पैसे लिए 2024 में, और 2025 में पैसे वापस कर दिए। 1,000 रुपए लिए, 1,100 रुपए वापस कर दिए। मसला कहां पे आया? मसला ये था कि 2024 में अगर सुभान चॉकलेट खरीदने जाता, तो सुभान को 10 चॉकलेट्स मिल जाती। बट 2025 में जब उसको 1,100 रुपए मिले और वो मार्केट गया चॉकलेट खरीदने, तो सुभान को सिर्फ और सिर्फ 9 चॉकलेट्स मिल रही हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि उस एक साल के गैप में इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई आ गई। तो जो सुभान को पैसा मिला, उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। अब देखो, चीटिंग किसी ने नहीं की। अनस ने 1,000 रुपया लिया, अग्रीमेंट के तहत अनस ने 1,100 रुपए सुभान को वापस कर दिए। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई? इन्फ्लेशन। तो सुभान अगर 1,000 रुपए पहले जाके स्पेंड कर देता, तो उसको 10 चॉकलेट मिल जाती। आज अगर वो लोन के बाद
स्पेंड करने जा रहा है 1100 रुपए, उसको 9 चॉकलेट मिल रही। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि उसके पैसों की वैल्यू फॉल हो गई है। पैसों की वैल्यू फॉल हो गई है। जब बेटा पैसों की वैल्यू फॉल हो जाएगी तो यहाँ पर फायदे में कौन है और नुकसान में कौन है? बेटा यहाँ पर बोरोवर फायदे में है और लेंडर नुकसान में। वजह क्या है कि बोरोवर पैसे तो वो उतने ही वापस कर रहा है जितने उसने लिए थे, बट उन पैसों की वैल्यू क्या हो चुकी है? गिर चुकी है। तो लेंडर को कम वैल्यू वाले पैसे मिल रहे हैं भाई, लेंडर के लिए नुकसान है। अगर इसी को मैं उलट कर देता हूं कि भाई इन्फ्लेशन नहीं आ रही, लेट से डिफ्लेशन आ गई। डिफ्लेशन का मतलब प्राइस का गिर जाना। अगर प्राइसेस गिर जाती है, अब कौन फायदे में होता? लेंडर। और नुकसान में कौन होता? बोरोवर। क्योंकि देखो पैसे तो वही दे रहे हैं जितने लिए थे, बट इस बारी उन पैसों की वैल्यू क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। तो लेंडर को पहले के मुकाबले में ज्यादा वैल्यू वाले पैसे मिल रहे हैं, और बोरर पहले के मुकाबले में ज्यादा वैल्यू पे कर रहा है। तो बेटा इस बारी कौन फायदे में होगा? लेंडर डिफ्लेशन में। और नुकसान में कौन होगा? बोरर। कहानी समझ आ गई? चलो फर्दर दो केसेस पे बात करते हैं बेटा, मेन्यू कॉस्ट एंड शू लेदर कॉस्ट। बेटा मेन्यू कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, और शू लेदर कॉस्ट, अच्छा ये दोनों कब आती है? जब एकदम से इन्फ्लेशन आती है, तेजी वाली हाइपर इन्फ्लेशन की बात आ रही है। पहले बात करते हैं मेन्यू कॉस्ट की। बेटा आप लोगों ने अक्सर पठान का जो होटल होता है, ढाबा होता है चाय का, वहां पे आपने देखा होगा कि एक जो काउंटर है, काउंटर के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिसपे सारी प्राइसेस लिखी होती है, चाय, पानी, पराठा, चीज पराठा, आलू पराठा, ये वो सबकी प्राइस लिखी हुई है। अब बेटा केस क्या है कि ये इन्फ्लेशन आ रही है तेजी से। पठान बेचारा रात को सोया, सुबह उठा, उसे पता चला दूध महंगा हो गया, तो जाहिर है चाय की प्राइस बढ़ाएगा। रात में सोया, सुबह उठा, पता चला जी आटा महंगा हो गया, तो पराठे की प्राइस बढ़ाएगा। अगले दिन पता चला चीनी महंगी हो गई, चाय की प्राइस बढ़ेगी। आलू महंगे हो गए, पराठे की प्राइस बढ़ेगी। यानी कि अब देखो पठान या फिर एक नॉर्मल जो छोटा सा ढाबा होता है, वो लोग क्या करेंगे? बोर्ड के ऊपर कालक मलेंगे या टेप लगाएंगे, उसकी प्राइस सेट कर देंगे। बट एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, एक महंगा रेस्टोरेंट, वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। वो नए मेन्यू प्रिंट कराएगा, नई मार्केटिंग करेगा, नई कैंपेन्स चलाएगा, बार बार वो चीजों को अपडेट करेगा। तो बेटा महंगाई की वजह से जब बिजनेस की कॉस्ट बढ़ रही होती है, वो मेन्यू कॉस्ट के जुमरे में चली जाती है। अब बात करते हैं शू लेदर कॉस्ट की। बेटा शू लेदर कॉस्ट को समझने के लिए जरा एक केस को समझें। अच्छा भाई, ये हमारे पास मिनाहिल आ गई, ठीक है, और ये कराची के चार कोने आ गए। इन चार कोनों में मिनाहिल ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, हर जगह पे ना, हर जगह पे पैसे लगाए। खबर ये आ गई कि 5% पर आवर के हिसाब से मुल्क में इन्फ्लेशन आ रही है, कि हर 1 घंटे बाद 5% से प्राइसेस बढ़ रही। अब बच्चे पूछेंगे सर क्या आप फजूल बात कर रहे हो आप? बेटा ये रियलिटी में हो चुका है, ये अभी भी हो रहा है। जिम्बाब्वे में हो चुका है, श्रीलंका में हो चुका है, वेनेजुएला में हो चुका है। जिम्बाब्वे के ऊपर तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो ही बना के डाली है, आप लोगों को सेंड करूंगा, आप लोग देखिएगा। उसमें इतने बुरे हालात थे कि एक अंडा खरीदने के लिए आपको बोरा भर के पैसे, यूं बोरा भर के आप लेके जाओगे अंडा खरीदने के लिए। खुद सोचो, इससे बेहतर है बंदा मुर्गी पाल ले, घर में अंडे देती रहेगी वो। एक अंडा खरीदने के लिए बोरा भर के पैसा लेके जाना है। और अगर आप चेक पे कर रहे हैं, तो आपको चेक डबल अमाउंट से पे करना पड़ेगा। उसके पीछे वजह यह है कि जितनी देर में दुकानदार बैंक जाके उसको कैश करवाएगा ना, जितनी देर में वो नोटें गिनेगा बैठ के, उतनी देर में तो प्राइस ही बढ़ जाएगी, वापस वापस इन्फ्लेशन आ जाएगी। ये रियलिटी में हो चुका है, मैं वीडियो आप लोगों को लिंक सेंड करूंगा। तो ये इस तरह का केस चल रहा है। अब कोई भी लॉजिकल बंदा, कोई भी तरीके का बंदा, वो क्या करेगा? वो देखेगा कि यार हम लोग ये काम ये करते हैं कि भाई अब हर 1 घंटे बाद इन्फ्लेशन आ रही है, तो हम लोग जरूरत का सामान ले आते हैं जाके। मिनाहिल ने भी यही किया, मिनाहिल ने भागना शुरू किया। उसने भागना शुरू किया। उसने कहा भाई मैं आटा, दाल, चावल ये वो तो लेके रखू ना, कल को 1 घंटे बाद वापस महंगी हो जाएगी। मिनाहिल ने भागना शुरू किया, और मिनाहिल पहुंची बेटा यहाँ तक। यहाँ तक भागते भागते मिनाहिल को लग गया 1 घंटा। मिनाहिल यहाँ से निकली, इधर भागी। यहाँ तक भागते भागते मिनाहिल को लग गया आधा घंटा। यहाँ से पैसा निकाला, यहाँ भागी, मिनाहिल को कितनी देर लगी? 1 घंटा। यहाँ से पैसा निकाला, यहाँ भागी,
कितनी देर लग गई मिनाहिल को? आधा घंटा। टोटल मिनाहिल ने कितने नंबर ऑफ आवर्स वेस्ट कर दिए? 3 घंटे। इन्फ्लेशन कैसे आ रही है बेटा? 5% पर आवर के हिसाब से, हर 1 घंटे में 5% इन्फ्लेशन आ रही है। तो बेटा मिनाहिल को कितनी जोर की हिट पड़ी? 15% से मिनाहिल की पैसों की वैल्यू क्या हो चुकी है? गिर चुकी है। 100 रुपए की औकात कितनी रह गई है? 85 रुपीज की। तो ये जो फॉल इन वैल्यू आया है मिनाहिल को, उससे हम लोग क्या कहते हैं? शूड कॉस्ट। समझ गए हैं बेटा बात को? सारी बातें क्लियर है? समझ गए जी? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? चलें, क्लास ऑफ करें। अल्लाह हाफिज।